नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के विदिशा के गंजबा सौदा में कपड़े की 3 मंजिला बड़ी गोदाम पर छापा मारा। कोतवाली पुलिस को सूचना मिलने पर नेहरू चौक के समीप दावा कटपीस की दुकान पर दुकानदार शटर बंद कर पिछले गेट से ग्राहकों को अंदर बुलाकर व्यापार कर रहा था। सूचना मिलने पर टीआई अपने पुलिस बल के साथ दुकान पर जा पहुंची। पुलिस जब गोदाम पर पहुंची तो खबर लगते ही मकान के बाहर ताला लगा दिया। ताला खुलवाने के लिए पुलिस को 10 मिनट तक प्रयास करना पड़ा। पुलिस ने इस गोदाम को आगे पीछे सभी जगह से घेर लिया था, जहां पर भारी संख्या में ग्राहक खरीदारी कर रहे थे। पुलिस को देखकर दुकानदार और कर्मचारी में हड़कंप मच गया और भगदड़ की स्थिति बन गई। पुलिस ने अपनी टीम के साथ दुकानदार के साथ कर्मचारियों और ग्राहकों को पकड़ लिया। इसके बाद जनता कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे दुकानदार सहित उसके कर्मचारियों और ग्राहकों को पुलिस ने पकड़कर मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला। पुलिस ने सभी को कतारबद्ध तरीके से खड़ा कर नेहरू चौक से कोतवाली तक जुलूस निकाला। कोतवाली पहुंचकर सभी लोगों को परिसर में बनाई गई खुली जेल में बैठाया। इस पैदल मार्च में सभी कर्मचारी और ग्राहक सहित दुकान के मालिक सभी से यह लगाया जा रहा था कि हम कोरोना दूत हैं। इसी के साथ ही सभी को सख्त चेतावनी देते हुए जनता कर्फ्यू का पालन करने की हिदायत दी गई, ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके। विदिशा जिले में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रही है। बावजूद उसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं यह लापरवाही जानलेवा न बन जाए। पूरे देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हो, कई जगह लॉकडाउन लगा हो। गंज वासोदा में व्यापारी बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, अपनी दुकानों में चोरी छपे व्यापार कर रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे। क्या कार्रवाई की गई आज, कितने दुकानदार पर कार्रवाई की गई? आज दिनांक 26 अप्रैल को मॉर्निंग में 11 बजे मुख्य द्वारा सूचना मिली कि नाना जी वाली गली में दावा जो कपड़े की दुकान है वह चोरी चुपके अब दुकान के अंदर ग्राहकों को इकट्ठा करके सामान का विक्रय कर शासन प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। मुखबिर सूचना पर मैं थाना प्रभारी महोदय जी के साथ में टीम के साथ वहाँ पर गए, देखे तो बाहर से गेट ठका हुआ था। हमने जब नॉक करके गेट खुलवाया तो अंदर तकरीबन 23 कर्मचारी थे। वहाँ पर 23 कर्मचारी और कस्टमरों को मिटाकर 23 संख्या थी। सभी को रैली के रूप में थाने पर लेकर आया गया, जिन पर उन पर जो दुकान मालिक है संत कुमार चौहान और उसकी माता जी पर और जो कस्टमर जो कर्मचारी थे उन पर एकेडमिक एक्ट के अंतर्गत FIR की गई है। सर, विदिशा जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा कई थाना प्रभारियों को कड़े से कड़े जिले भर में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि व्यापारी हों बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए, अपनी गाइडलाइन का पालन करते हुए, व्यापारी हों चाहे आम लोग जनता हो, पालन करें। फिर भी नज़र आ रहा है गंज वासोदा में कोई पालन नहीं हो रहा है। व्यापारी हों उन पर कार्रवाई अभी की तो जा रही प्रशासन द्वारा, उसके बाद नहीं मानना है तो क्या कार्रवाई और आगे की जाएगी? मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 7 दिनों में गंज वासोदा शहर थाने में 10 से ज़्यादा व्यापारियों पर FIR हो चुकी है, जो कि शासन प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विदिशा तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने शहर की करीब 1 दर्जन दुकानों पर चालानी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। किराना दुकान भी सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही कार्य कर सकती है। इसके अलावा अन्य किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं है। ऐसे में कई खुली हुई दुकान है और दुकानदारों द्वारा शटर बंद करके ग्राहकी करने के मामले में करीब 1 दर्जन दुकान संचालकों पर कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए की चालानी राशि वसूली गई और उन दुकानों को सील भी कर दिया गया। कार्रवाई की जद में कपड़ा दुकान, किराने की दुकान, मिठाई की दुकान और अन्य दुकानें भी शामिल है। आज करीब 6 से 7 दुकानों को अभी तक सील किया जा चुका है, जिसमें किराना दुकान, साड़ियों की दुकान और बर्तनों की दुकान। अंदर गिरा के लोग ग्राहक बुला के अंदर बिठाए हैं, वो भी 1-2 नहीं, 20-25 लोग, तो 5,000 का किया है। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद स्पष्ट रूप से कहा गया कि यहाँ ना तो ऑक्सीजन की कमी है और ना ही ऑक्सीजन वाले पलंग की कमी। उन्होंने जीवन रक्षक टीका रेमडेसिविर की भी पर्याप्त मात्रा होने का दावा किया है। कॉलेज के भ्रमण के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार की शिकायतें और आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कई चीज़ों की कमी है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करता हूँ कि किसी प्रकार की कोई भी कमी या
यहाँ नहीं है। जिन व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की स्थिति है उन्हें घर पर रहने की हिदायत दी जा रही है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने और भर्ती करने की आवश्यकता है उन्हें CCC में भर्ती किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर की सलाह पर यह इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। निजी तौर पर घरों के लिए यह इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में देखा जा रहा है कि अफवाह में आ रहा है कि कुछ बेडों की प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस चीज़ को पुनः क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं और कल मेरे पास भी इस तरह की सूचनाएं आई हैं कि मेडिकल कॉलेज में बेड नहीं है या रेमडेसिविर दवा नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है या पानी नहीं है। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी है। बेड्स को लेके कुछ मरीजों का जो कन्फ्यूज़न आया था, ये बात अवश्य है कि जो मरीज होम आइसोलेशन के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, डॉक्टर्स की कोशिश है कि यदि वो होम आइसोलेट रह सकते हैं तो वह उनके लिए भी बेहतर रहेगा और जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से यूज़ हो पाएंगे। लेकिन कोई भी मरीज़ जिसको आवश्यकता है उसको ऑक्सीजन का बेड डिनाई नहीं किया जाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं और की गई हैं। और जो आप लोग अभी देख रहे हैं कि जो हमने कई फील्ड से डॉक्टर्स को और मैन पास को बुलाया है, इस तरह की कोई जनता निश्चिंत रहे। ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। पानी की व्यवस्था के लिए नगर पालिका को पुनः बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, यहाँ से अधिकारी भी लगा दिए गए हैं, ना पानी की कमी है अंदर। और इसके अलावा रेमडेसिविर कोई भी मरीज जो एडमिटेड है और सीरियस है उसके लिए रेमडेसिविर की विदिशा में कोई कमी नहीं है। हालांकि प्राइवेट में घर पे रेमडेसिविर लगाना अलाउ नहीं है, वो रेमडेसिविर यहाँ से प्रदान नहीं की जा रही है। दूसरा, किसी मरीज को रेमडेसिविर लगनी है या नहीं लगनी है, ये इसके बारे में मेरा अनुरोध है कि वो डॉक्टर्स को डिसाइड करने दें। उसको कृपया स्वयं के विवेक का प्रयोग ना करें, डॉक्टर्स पे छोड़ दें। जिसको आवश्यकता है डॉक्टर्स लगा रहे हैं, उसकी उपलब्धता हमारे पास है। विदिशा के पुतली घाट क्षेत्र के मुखर्जी नगर में स्थित कुशवाहा परिवार के यहाँ 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला आरती कुशवाहा है, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। उसके पति ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन बीती रात 11 बजे वह लगातार गुहार लगा रहा था कि घर पर एम्बुलेंस आ जाए तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दें। हालांकि उसे यह भी पता था कि अब हॉस्पिटल में नए मरीजों को नहीं ले रहे हैं और आज जब 108 एम्बुलेंस उसके घर पहुंची तो उसने उस एम्बुलेंस को ही बंधक बना ली। लगभग 2 घंटे बंधक बनाने के बाद वहां पुलिस पहुंची और काफी मिन्नतें करने के बाद उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया जाएगा। उसको और उसकी पत्नी को बंधक बनी 108 एम्बुलेंस से ही अस्पताल लाकर एडमिट किया गया। अटेंडर दीपक वर्मा की माने तो पीड़िता का पति एम्बुलेंस के कांच तोड़ने की और एम्बुलेंस को नुकसान करने की भी बात कह रहा था। हमने जब अपने सीनियर से बात की तो उन्होंने कहा डायल 100 को सूचना दे दो। तब पुलिस यहां आई। विदिशा CSP के मुताबिक हमारे पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाइश दी और बकायदा उन्हें हॉस्पिटल लाकर एडमिट भी किया। ऐसा नजारा विदिशा में तो पहली बार ही देखा गया है। क्या नाम है भैया आपका? सुनील कुशवाहा। क्या बात है सर, मेरा पेशेंट यहाँ क्या नाम है पेशेंट का? 11 बजे से तड़प रहा है। पेशेंट का नाम क्या है? आरती कुशवाहा। चलिए, हाँ, मामला क्या है? मेरी वाइफ है। रात के 11 बजे से मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ और कॉल करते एम्बुलेंस 108 से बोल देते हैं एम्बुलेंस ले जाइए। अटेंडर बोलता है जी जा रहे हैं, और ऐसे ही करके 2-2 घंटे में मैंने कॉल किया 3-4 बार में मुझे गुमराह किया, रात भर गुमराह किया। और इसके साथ साथ ही मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, निजी व्यवस्था, वो व्यवस्था मैंने खरीदा, मतलब ऑक्सीजन। तो वो रात को एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से वो ऑक्सीजन भी बिजी हो गया और अब मुझे कोई इलाज नहीं मिल रहा है कहीं भी और ना कोई ऑक्सीजन मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से एक एम्बुलेंस को बुलाया और उसको यहाँ रोका है मैंने। किस वजह से? ऑक्सीजन की वजह से हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि मैंने बोला इनसे कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है अपने विदिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो मुझे ग्यारसपुर भेज दिया जाए एम्बुलेंस के ज़रिए, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो ग्यारसपुर भेज देंगे तो अब मैं वहाँ पे मैं व्यवस्था बनाए रखा हूँ, तो वहाँ जाके मेरा मरीज़ ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, उसको उपलब्ध कराया है। और यहाँ पे आप ना तो मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है विदिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और इतना गुमराह किया रात भर कि मैं खुद नहीं सोच सकता कि मैं क्या करूँ। और मैं परेशान हूँ रात भर से, इतना पागल बनाया मुझे कि कुछ कह नहीं सकता मैं। किडनैपिंग जैसी बात तो नहीं थी। एक व्यक्ति है सुनील कुशवाहा, उसने 108 में फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस जब 108 आई और उनके परिवारजन को ले जाने लगी तो वह ज़िद करने लगा कि एम्बुलेंस को सरकारी हॉस्पिटल न ले जाके ग्यारसपुर लेके जाया जाए। तो ड्राइवर के द्वारा असमर्थता जाहिर की गई कि वह मेडिकल हॉस्पिटल ही ले जा पाएगा, ग्यारसपुर नहीं ले जा पाएंगे।
इस पर से वो ज़िद पे अड़ गया कि नहीं, मेरा जो पेशेंट है वो ग्यारसपुर ही जाएगा और या तो फिर यहीं पर इलाज किया जाएगा। इस पर से फिर ड्राइवर ने डायल 100 को फ़ोन लगाया। मौके पर पुलिस पहुंची, उस व्यक्ति को समझाइश दी गई। फैलिकापुरा गांव में क्लिनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टर एलर्जी विशेषज्ञ के अधिक मात्रा में दवाइयां देने व गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने के लिए महिला की तबीयत बिगड़ गई है। महिला की हालत नाजुक होने पर परिजनों ने उसे गंगापुर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सक ने अधिक मात्रा में दवाइयां देने और गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने के लिए महिला की हालत गंभीर होना बताया है। इलाज के दौरान राजकीय सामान्य चिकित्सालय गंगापुर सिटी वरिष्ठ चिकित्सक ने 2 किलो मवाद निकाली, अभी भी इलाज जारी है। महिला के पति ने हिंडौन सदर थाने में झोलाछाप एलर्जी विशेषज्ञ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। फैलीपुर गांव में क्लिनिक चला रहे डॉक्टर अमर सिंह मीणा ने अपने आप को एमबीबीएस एलर्जी रोग विशेषज्ञ बताकर गारंटी का इलाज करने के नाम पर गुमराह करते हुए उसकी पत्नी जरीना का नवंबर 2020 से एलर्जी और दाद खुजली का इलाज शुरू किया। डॉक्टर मीणा प्रत्येक 8 दिन बाद उसकी पत्नी को चेकअप करता और उसके द्वारा सादा कागज पर दवाइयां लिखी जाती थी। अपने पास से ही दवाइयां और इंजेक्शन लगाता था और अधिक मात्रा में इंजेक्शन और दवा देने से उसकी पत्नी जरीना के शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और उसके बाद ही डॉक्टर सही इलाज करने की गारंटी देता रहा। इलाज के बदले डॉक्टर ने उसके 1,30,000 रुपए भी ऐंठ लिए। दवाइयों से जरीना के शरीर में इन्फेक्शन फैलता रहा। 4 माह तक डॉक्टर ने इलाज किया और फिर कहा कि यह केस उससे नहीं संभल रहा है, इस मरीज को गंगापुर के डॉक्टरों को दिखाओ। इस पर वह अपनी पत्नी जरीना को गंगापुर अस्पताल ले गया, जहां कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र बंसल ने उसकी पत्नी की जांच कर इलाज शुरू किया। चिकित्सक बंसल ने बताया कि मरीज को विशेष गंभीर रूप से दवाइयां और अधिक मात्रा में इंजेक्शन लगाने से हालत गंभीर होना बताया। डॉक्टर मीणा क्षेत्र सहित दूर दराज के लोगों को गुमराह कर एलर्जी विशेषज्ञ के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और परिजनों ने बताया कि रिपोर्ट कराने के बाद अभी तक झोलाछाप डॉक्टर मीणा पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। TNI आवाज के लिए हिंडौन ग्रामीण संवाददाता शीला मीणा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम नवाब है, मैं गंगापुर सिटी में रहता हूँ, जोको वाली मस्जिद के पास। जरीना मेरी पत्नी, उसका इलाज करवाने एलर्जी का मैं फैलीपुर गया था अमर सिंह डॉक्टर के पास। अमर सिंह डॉक्टर ने ये बोला इसका लंबा इलाज चलेगा। साहब कितना चलेगा? तो 6-7 महीने इसका इलाज चलेगा। मैंने ठीक है, इलाज चालू करो। 6-7 महीने इलाज करने के बाद लास्ट में 3 तारीख को मार्च में मेरे से ये बोला था कि नवाब मेरे पे इसका इलाज अब नहीं होगा, किसी और डॉक्टर को गंगापुर में सरकारी को दिखवा लेना आप। तो मैंने सरकारी में 4 तारीख को दिखवाई थी। 4 तारीख में डॉक्टर ने बोला कि इसका इंजेक्शन लगाने के कारण इंफेक्शन फैल चुका है, इसके मवाद पड़ चुकी है पूरे पे, तो इसका ऑपरेशन होगा 10 तारीख को। तो मैंने उसका ऑपरेशन 10 तारीख को करवाया था। करीब 2.5-3 किलो मवाद निकाली थी। उस कारण से आज इसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है, ना मवाद रुकती है, ना ये सही रह सकती है। उस अमर सिंह डॉक्टर ने मेरे को बताया था ना उसके पास रजिस्ट्रेशन है, ना उसके पास कोई डिग्री है, वो झोलाछाप डॉक्टर है। उसकी रिपोर्ट में CMS करौली को कर चुका हूँ, उसको बयान दे चुका हूँ। उसने बोला था कि मैं इसको पकड़ के बंद कर दूँगा और 5-6 दिन के अंदर हॉस्पिटल बंद करवा दूँगा, लेकिन उसका हॉस्पिटल आज तक बंद नहीं हुआ। और हिंडौन सिटी सदर थाने में भी मैंने रिपोर्ट कर रखी है, उन्होंने भी इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई आज तक नहीं की। और जाता हूँ CMS को फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन उठाता है, ना ही कोई जवाब देता है। मामला दौसा का है, जब बीते दिन सेल टैक्स विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए रोड पर वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली कि अलवर की ओर से एक नामी तंबाकू उत्पादन कंपनी, जिसका नाम मामा सुपारी तंबाकू के नाम से उत्पादन मार्केट में प्रचलित है, उसी की भरी हुई गाड़ी दौसा की ओर से आ गई। रुकवाकर पूछताछ की गई तो मुखबिर की सूचना सही निकली और वाणिज्य एवं कर विभाग की टीम ने गाड़ी को अनिरुद्ध कर अपने कार्यालय पहुंचा दिया, जहां पर ड्राइवर से पूछताछ की गई तो पता चला कि गाड़ी के साथ ना तो गाड़ी में भरे हुए माल के कागज हैं और ना ही कोई किसी तरह का GST और CST बिल फिलहाल है। खैर, आपको बता दें कि अनिरुद्ध वाहन वाणिज्य कर विभाग की देखरेख में कार्यालय में खड़ा है। इसकी संबंधित फर्म जहां इस माल को जाना था, उसे बुलाकर इसे जब्त के बारे में पूछताछ होना भी बाकी है। बहरहाल
एक मोटे अनुमान के तहत यह माल 15 से 20 लाख का हो सकता है। अब इस गाड़ी का भौतिक सत्यापन व्यापारी की उपस्थिति में होना बाकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दौसा कर वाणिज्य विभाग की टीम को इस गाड़ी से कितना रेवेन्यू प्राप्त होगा। कई बार सुनने को मिलती है कि गुटखा व्यापारी अधिकांश समय वाणिज्य विभाग से कर की चोरी करते हैं और चोरी करते पकड़े जाने के बाद भी उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती, जिससे बाजारों में गुटखे की कालाबाजारी जोरों पर है। अलवर से आ रहे थे, दौसा A to Z के खाली होगी, इन्होंने पकड़ लिया, हमने ले ला के खड़ी कर दी। कौन सा गुटखा है इसका? मामा सुपारी है। अच्छा, कितने का माल होगा करीब? सर ये तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू राम सैनी। कल सुबह हमारे जोन 2 के अतिरिक्त आयुक्त श्रीमान महेश कुमार सर ने हमें ये निर्देश दिए थे कि कोरोना समय में भी हो सकता है कर चोरी के लिए लोग कुछ लिप्त हों, इसलिए वाहनों की जांच की जाए। तो श्रीमान जोन के हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार कल वाहनों की जांच की जा रही थी। उसी दरमियान सूचना प्राप्त हुई और उसके ऊपर एक वाहन को हमने सोमनाथ चौराहे के पास निरुद्ध किया था। वाहन की जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया था कि वाहन के साथ में जो ई-वे बिल और इनवॉइस होती है वो नहीं पाई गई थी। तत्पश्चात श्रीमान संयुक्त आयुक्त महोदय दौसा सर्किल के निर्देशानुसार वाहन को निरुद्ध किया गया है और इनको अपना पक्ष पेश करने के लिए समय दिया गया है। आगे कार्रवाई अभी जारी है। कितना माल हो सकता है, किस तरह का माल? इसमें जैसा इनसे पूछताछ में जानकारी मिली है प्रथम दृष्टया इसमें सुपारी और कुछ गुटखा जो जर्दा बोलते हैं वो माल लदा हुआ है। और ये ब्रांड तो किसी का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, शायद मुनासिब नहीं है। कोई ब्रांडेड सुपारी है और ब्रांडेड ही जर्दा है इसमें, जिसके ऊपर जर्दे पे 28% टैक्स लगता है। कितना मोटा माल होगा इसमें? मोटा मोटी इसमें 50-60 कट्टे सुपारी के बताए गए हैं और कुछ क्योंकि ड्राइवर है इनको जानकारी नहीं है, शायद मालिक ही बता पाएंगे और मालिक के सामने भौतिक सत्यापन होगा तब सामने आएगा कि इसमें कितना जर्दा भी है। लेकिन जर्दे के कुछ पाउच या कट्टे हैं वो भी साथ में लदे बताए। 15 लाख रुपए, कितने लाख रुपए हो सकता है? ये वैल्यूएशन तो सामने हो पाएगा क्योंकि एक्चुअल में हो सकता है जो सुपारी बता रहे वो जर्दा मिल जाए या जो जर्दा बता रहे वो सुपारी मिल जाए। जो ड्राइवर ने सूचना दी उसके हिसाब से 60-70 कट्टे सुपारी के हैं और जर्दा कितना निकलता है उसी हिसाब से वैल्यूएशन होगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश शर्मा है, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर घट तृतीय दौसा। उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने आज बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार को कोरोना अस्पताल बनाने के लिए रामलीला मैदान उपलब्ध कराया है। इस संबंध में पहले ही दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदन कर भेज दिया गया है। मेयर ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार की हर संभव मदद करेगी। जयप्रकाश ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम कोरोना के इलाज में नागरिकों की मदद के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम हिंदू राव अस्पताल और RBI PMG अस्पताल के माध्यम से कोरोना मरीजों का उपचार कर रही है। वहीं निगम का तीसरा अस्पताल बालक राम अस्पताल भी जल्द ही तैयार हो जाएगा। जयप्रकाश ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम कोरोना के इलाज और दिल्ली वासियों के हित में हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली में जिस प्रकार से कोविड का कहर बढ़ता जा रहा है, लगातार संक्रमण की संख्या भी बढ़ रही है, जिसके कारण से नगर निगम अपने अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड डिक्लेयर कर रहा है। 2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने हमको रामलीला मैदान की डिमांड करी थी कि रामलीला मैदान में वो एक अस्पताल खोलना चाहते हैं, तो हमने आगे बढ़ कर के रामलीला मैदान की उनको परमिशन दे दी है और लिख के दे दिया है कि आपको जो भी हमसे सहयोग चाहिए हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। नगर निगम आगे बढ़ कर के इस कार्य में उनका सहयोग करेगा। हम सबका पहला लक्ष्य है दिल्ली की जनता को सुविधा देना और उनको राहत देना। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार में लोगों की हो रही है मृत्यु को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने दिल्ली सरकार से शमशान में लक्कड़ कम ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर मांग किया है कि वही मेयर ने कहा कि जैसा कि आप इंतजार कर रहे हैं कि कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है और पारंपरिक तरीके से शवों का दाह संस्कार करने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होती है। यह आपसे निवेदन है कि बिना शमशान के इन शमशान घाटों में जलाऊ लकड़ी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग को निर्देशित करें। कृपया वन विभाग को उचित दिशा निर्देश दें ताकि शमशान वासी अपना काम निर्बाध रूप से जारी रख सके और शोक संतप्त परिवारों को किसी तरह की परेशानी में न डाला जाए। दिल्ली में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और हमारे सभी शमशान घाटों पर भी लोड बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से कभी भी लकड़ी की भी समस्या आ सकती है।
जिसके लिए मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कल चिट्ठी लिखी थी, मेल किया था कि हमारे को दिल्ली के फॉरेस्ट विभाग से लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को अपने परिजनों के संस्कार में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। दूसरा, आज मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि दिल्ली में जिस तरह से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, कृपा करके हमारे निगमों को 100 सब वाहन भी उपलब्ध कराए किए जाए, क्योंकि अब जिनकी मृत्यु घर पे हो रही है वो कैसे अपने परिजनों के शव को शमशान भूमि तक लेकर आएंगे। तो कृपया दिल्ली सरकार तुरंत निगमों को 100 सब वाहन उपलब्ध कराए। मेरा आपसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए रात्रि कर्फ्यू और शनिवार रविवार का लॉकडाउन लगाया जाता है। फिर भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश नहीं लग रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1000 पार कर चुका है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीजों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाकर कई टीमें बनाई हैं, जो पॉजिटिव मरीजों और होम आइसोलेट मरीजों की देखभाल और दिशा निर्देश दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के लिए विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और दवाएं हैं। टीएनआई आवाज से हमीरपुर जिला संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। वैक्सीनेशन हमारे पास 2 वैक्सीन यूज़ की जा रही हैं। वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, बल्कि वैक्सीन कम पड़ गई थी तो इस वजह से वैक्सीनेशन थोड़ा शिथिल हो गया। दूसरी तरफ हमारा ध्यान बहुत सारी टीमें, बहुत सारे लोग इस कोरोना संक्रमण अचानक बढ़ गया उसमें लग गए। सर, अगर ऑक्सीजन की लेकर जो बात करें सर, ऑक्सीजन में क्या कहें? ऑक्सीजन हमारे पास संतोषजनक मात्रा में है, सफिशिएंट है, क्योंकि रिमझिम हमारे पास में है, वहाँ से हमें ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल जाता है। सदर अस्पताल में एक ऑक्सीजन की कमी से एक की मौत हुई है सर, नहीं, ये गलत है। सदर अस्पताल में सफिशिएंट ऑक्सीजन सिलेंडर है, 50 के ऊपर वहाँ पे सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हो सकती है, कोई दूसरी वजह होगी। जो पेशेंट मर रहा है तो पेशेंट को तो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, लेकिन अब अस्पताल में ऑक्सीजन कमी नहीं है। आपको बता दें, विजयपाल सिंह पुत्र हरदयाल अपनी पत्नी मोहन देवी व बेटा 8 वर्षीय जितेन निवासी दरियापुर हैदरपुर से शादी समारोह में शामिल होकर वापस दरियापुर लौट रहे थे। जब ये लोग हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के कैलौरा चौराहे के पास आए, तभी पीछे से आ रही प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जिसमें विजयपाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 8 वर्षीय बेटा एवं मां घायल हो गए, जिन्हें पुलिस और परिजनों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने अलीगढ़ रेफर कर दिया। आपको बता दें, हाथरस के सासनी गेट चौराहे पर स्थित होकर अल्ट्रासाउंड के संचालकों द्वारा कोरोना काल में भी जमकर मरीजों का शोषण किया जा रहा है। इसकी शिकायतें जिला प्रशासन को काफी समय से मिल रही थी। ताजा मामला फोकस अल्ट्रासाउंड संचालक द्वारा एक मरीज से सीटी स्कैन के नाम पर जरूरत से अधिक पैसे मांगे गए, जिसकी शिकायत मरीज द्वारा जिला प्रशासन से की गई। मरीज की शिकायत पर एसडीएम सदर अंजलि गंगबार ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ फोकस अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी की और वहां जांच पड़ताल कर संचालकों को नोटिस देने के साथ ही कारण बताओ नोटिस देकर समय सीमा में जवाब देने के लिए कहा गया। वहीं सख्त लहजे से संचालक को ताकीद कर दिया गया है कि आगे से मरीजों से उचित पैसे लिए जाएं। शिकायत मिली थी कि फोकस अल्ट्रासाउंड सेंटर पे सीटी स्कैन के चार्जेस जो है वो ज़्यादा लिए गए थे। उसी के संबंध में आज जांच की गई है और उनको निर्देश दिए गए कि जो भी अनुमान्य रेट है उन्हीं पर ही जांच की जाए, उससे ज़्यादा पर बिल्कुल भी नहीं की जाए। उनको एक नोटिस भी दिया जा रहा है, उसको भी जवाब एक नोटिस भी दिया जा रहा है इसके संबंध में और उनको 3 दिन का समय दिया जा रहा है कि उसमें जवाब दें। शिकायत सही थी क्या? देखिए, वो तो जांच की जाएगी, जांच के बाद ही बताएंगे। हाथरस शराब पीने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की हालत बिगड़ी, जिसमें से 5 की हुई मौत, 7 को गंभीर हालत में उपचार के लिए किया अलीगढ़ रेफर, 2 का उपचार जिला अस्पताल में जारी। ग्रामीणों ने जाट समाज के प्रधान पद प्रत्याशी पर चुनावी रंजिश को लेकर शराब पिलाए जाने का लगाया आरोप। दलितों का वोट न मिलने से नाराज जहरीली शराब पिलाए जाने का जाट समाज के प्रधान पद प्रत्याशी पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। 5 लोगों की दर्दनाक मौत, लोगों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने 5 शवों पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला सिंघी, नगला प्रहाद और नगला बनारसी का मामला। क्या नाम है आपका? ये क्या मामला हुआ है जिससे जो लोगों की मौत हुई है? इलेक्शन था प्रधानी का, वहाँ में एक पार्टी हमारे गाँव में वोट दे एक तरफा
दूसरी पार्टी ने खिंचा के और झंडे ने पटापटू के जहरीली सलाह पे आ दी भैया, कहने मार दो सारे ने, ऐसे ना मारेंगे तो ऐसे मारेंगे तो हर जन एक्ट लगा देंगे, ऐसे करो भैया, शराब तो पी मत है, शराब में नहीं दे रहे भैया, तो जहरीली शराब में। तो जो मरे वो सभी दलित हैं क्या? सब दलित है भैया, सब कंजर जाति। कितने लोगों की मौत हुई है भैया? 5 मर गए अब तक, 5 कंप्लीट मर गए, 8-10 रेफर हो गए। पोस्टमार्टम हाउस पे तो 4 की बॉडी पहुंची है, एक कल दफना दिया भैया, कल 4 मरे, 2 बजे से लेके 5 बजे तक 4 मरे। अच्छा, 4 मरे। और हालत कितने की गंभीर है? हालत भैया सभी की गंभीर है। ठीक, कोई ना लग रहा, कोई बच गया है। किस गांव का मामला है? नगला सिंगी, नगला दया, नगला सिंगी, नगला प्रहलाद। अच्छा, इन सभी की ग्राम पंचायत देखी होगी? ग्राम पंचायत नगला सिंगी की उसकी एक है, लेकिन शराब पी है नगला प्रहलाद में। क्या नाम है जिसने शराब पिलाई थी? राम हरी, राम हरी, राम हरी। कौन है ये? ये जाट है भैया, जाट खड़े, एक जाट को वोट दे देने, दूसरे जाट में मार। ये थाना हाथरस गेट क्षेत्र की कल देर रात की जो घटना है, इसमें कल देर रात 4 लोगों के मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक का अंतिम संस्कार उनके परिजनों द्वारा ही रीति रिवाज के साथ कल ही कर दिया गया था। पुलिस द्वारा 3 शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था, जहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ है तथा मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, उनका विसरा प्रिजर्व कर दिया गया है। इसमें कुछ लोगों को रेफर किया गया था अलीगढ़ इलाज हेतु, जिसमें एक व्यक्ति के मरने की सूचना सुबह प्राप्त हुई है। इस प्रकार अभी तक कुल 5 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इस घटना के संबंध में परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति को नामजद करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत किया गया है तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से कुछ खाली क्वार्टर की शीशियां देशी शराब की पुलिस ने बरामद की हैं, जिन्हें जब स्कैन किया गया है तो एक सरकारी ठेके का विवरण उस पर मिला है, जिसके संबंध में आबकारी विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है और थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर ने देर शाम पूरे हरिद्वार जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आज 28/4/2021 से 3 मई सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दिया है। वहीं जिलाधिकारी के आदेश अनुसार आवश्यक सेवाओं में भी छूट दी गई है। धारा 144 का असर मंगलौर नारसन के ग्रामीण क्षेत्रों में भी खासा दिखाई दिया। वहीं धारा 144 का पालन करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी और जो भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूमता दिखाई देगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत क्षेत्र हैं उसमें धारा 144 लागू की गई है माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। उसमें जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़कर समस्त दुकानें बंद रहेंगी। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक ऐसे घूमता हुआ पाया जाएगा या कोई दुकान अनावश्यक खोली जाएगी जो उस समय नहीं खोली जानी चाहिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे हम, और जो भी कोविड के जो नियम हैं, जो कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन कराएंगे। सर, जहाँ एक तरफ धारा 144 इसमें इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा इंश्योर करा रहे हैं। कई लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, कई लोग मेडिकल स्टोर जा रहे हैं, कोई अत्यावश्यक जो सेवाएं हैं उनको यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। तो सेग्रीगेट करने के लिए हम लोगों ने थाना स्तर पर ये रणनीति बनाई है कि जो मोहल्ले से बाहर व्यक्ति जा रहा है, जो जिसका जो मोहल्ला है अगर उससे बाहर जा रहा है और अगर वो उसे वहाँ नहीं होना चाहिए, अगर वहाँ वो दिखाई देता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देवों की धरती उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और कुंभ नगरी में जहां पर महाकुंभ के सारे शाही स्नान पूर्ण हो गए हैं, वहां पर भी कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने 3 मई तक कर्फ्यू के आदेश दिए हैं, जिसमें सिर्फ आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों का चालान काटा जा रहा है और पुलिस द्वारा लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक अखिलेश कुमार ने कहा कि जो लोग सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, हम उनको रोककर पूछताछ कर रहे हैं और उनको समझाकर वापस भेज रहे हैं, क्योंकि चालान काटना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि इस महामारी में हमें घर पर ही रहना चाहिए और अनावश्यक बाहर नहीं घूमना चाहिए, और जो लोग नहीं मान रहे हैं हम उनका चालान भी काट रहे हैं। जैसा आप देख ही होंगे, रानीपुर मोड़ का क्षेत्र है, यहाँ पे हमने बैरियर्स लगा रखे हैं और जो अनावश्यक रूप से जितने भी आवागमन कर रहे हैं
जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए नहीं जा रहे हैं, जैसे मेडिसिन के लिए नहीं जा रहे हैं, केवल फालतू ही घूम रहे हैं, उन लोगों को हम रोक रहे हैं, उनको वापस घर भेज रहे हैं या फिर उनका हम चालान कर रहे हैं। अभी यही कार्रवाई अमल में लेके लाई जा रही है। अभी 2-3 चालान करे हैं, केवल एक सांकेतिक है। चालान करना हमारा मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद ये है कि लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाएं, लोगों में एक भय का माहौल क्रिएट हो कि अब हमें कोरोना संक्रमण को नहीं बढ़ाना है। जो गाइडलाइंस जारी की गई है डीएम साहब महोदय की तरफ से, जो लेटर्स जारी किए गए हैं, उनका अनुपालन कराना हमारा मकसद है। हमारा मकसद चालान करना नहीं है। हम चाहते हैं कि कम से कम लोग सड़कों पर आएँ, केवल वही लोग आएँ जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए आ रखे हैं, या जो कोई इकाइयाँ, कोई निर्माण कार्य जैसे सिडकुल के जो हैं उनके पासेस जारी किए गए हैं, जिनके पास वो पास होगा उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। ये इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जैसे हर चौराहों पे जब चेकिंग होगी, फिल्टर होकर जब यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे है कि कम ही लोग आ पाएंगे। चंद्राचार्य चौक में आपने जैसे देखो, एक तो प्राइम लोकेशन का वो है, हरिद्वार सिटी का मेन फोकस है, मेन हार्ट है। यहाँ पे मेडिकल शॉप्स भी ज़्यादा हैं और यहाँ पे अस्पताल भी आपने देखा होगा, डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे धनवंतरी वगैरह पास हैं, तो एक आवागमन यहाँ पे लगा ही रहता है। और बेसिकली सेंटर ऑफ द सिटी का है ये, तो डेफिनेटली हर किसी का घर रानीपुर मोड़ की तरफ से ही उसका घर पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन ट्रैफिक का ज़्यादा रहता है। धर्म नगरी हरिद्वार में जिस तरीके से जिलाधिकारी द्वारा कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ है, उसको देखते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हरिद्वार की सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला और कर्फ्यू की व्यवस्था को देखा, जिससे कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और कार्यालय बंद रहें और लोग सड़कों पर अनावश्यक रूप से ना निकले, जिससे कर्फ्यू लगाने का जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो सके। वहीं लोगों से अपील करते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अनावश्यक रूप से सड़कों पर लोग ना निकले और यह कर्फ्यू लोगों की भलाई के लिए है, लोग इसका पूर्णता से पालन करें। से हमारा जो कर्फ्यू का व्यवस्था, जो डीएम साहब का आदेश है उसका अनुसार जो भी आवश्यक वस्तु का दुकान है उसका शाम 4 बजे तक जो है हमने खुला रहने के लिए अनुमति दिया है। बाकी जो दुकान को उनसे अनुरोध करके हमने उसको बंद करा दिया गया है। इसका अतिरिक्त जो हॉस्पिटल और मेडिकल शॉप जो है लगातार 24 घंटे खोलने के लिए छूट दिया गया है, तो वो लगातार जो है 24 घंटे के लिए चलते रहेंगे। अभी हमारा जहाँ पे हमने पिकेट्स खड़ी कर दी है 5 से हमारा चेकिंग चल रहा है और जनता से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि ये कर्फ्यू जो है उनका भले के लिए, हमारा सबको भले के लिए कर रखा है, इसमें सहयोग करें। कोई आवश्यक कार्य है तब निकलें, या तो बिल्कुल जो है अपने घर के अंदर बने रहें। चंद्राचार्य रानीपुर मोड़े जो चंद्राचार्य चौक है, यहाँ जो है आप देखेंगे तो हरिद्वार का बहुत मुख्य हॉस्पिटल इस साइड पे है, बहुत इंपॉर्टेंट लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर इस साइड पे है, और इसका अतिरिक्त जो भी हमारा सिडकुल और BHL जो है उसका आने जाने वाले जो फैक्ट्री का वर्कर्स वगैरह का भी रास्ता यहाँ से होता है, इसलिए यहाँ जो है संचालन थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर भी जो है हम लगातार इनका चेकिंग कर रहे हैं ताकि जो है जो भी आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकालें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकालें। से अभी तक डीएम का जो इसमें जो है बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के लिए छूट दिया गया है कि नॉर्मल तौर पे उनका टाइमिंग अनुसार काम करने के लिए, बाकी प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज के बारे में जो है जानकारी नहीं है। जैसा आदेश होगा उसी हिसाब से जो है पालन करें। हरिद्वार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में आज निजी कंपनी कोविड मरीजों के लिए सामने आई है। सिडकुल में दवा कंपनी एक्मस ने आज अपनी एक फैक्ट्री को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया है। कंपनी ने अपनी एक यूनिट में 250 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया है, जिसमें 120 बेड की आज शुरुआत कर दी गई है। इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना के गंभीर मरीजों को छोड़कर अन्य कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट किया जाएगा। इस सेंटर में आइसोलेट किए गए मरीजों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी। इस सेंटर में वैसे तो गंभीर कोरोना मरीज नहीं रखे जाएंगे, मगर यहां भर्ती किसी मरीज की हालत बिगड़ने पर यहां ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया जा रहा है, जिसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसे मरीजों के लिए यहां तैनात रहेगी। फिलहाल कंपनी ने सेंटर में 10 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की है। 120 बेड तो हम लगा चुके हैं और 130 बेड हमारे पास रेडी हैं। हमारा सोचना है कि शायद उनकी ज़रूरत ना पड़े, अदरवाइज़ 250 बेड ये तुरंत चालू हो सकते हैं। उसमें खाने पीने का इंतजाम है, सुबह से लेकर शाम तक का सभी अरेंजमेंट जो भी एक कोविड पेशेंट को चाहिए होते हैं, जो नॉर्मल एसिम्प्टिक जो जिनको कम सिम्टम्स होते हैं वो वाले पेशेंट्स के लिए सारा अरेंजमेंट इसमें किया गया है। इसका बेसिक पर्पज़ है कि हरिद्वार क्षेत्र में ख़ासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत से लोग अकेले रहते हैं और अगर उनको कोई संक्रमण हो जाता है तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है घर पे अकेले रह के आइसोलेशन में जाना, और हॉस्पिटल्स में बेड्स की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये सेंटर यहाँ पे चालू किया है। कितनी टीम रहेगी सर यहाँ पर? यहाँ पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली रहेंगे, और हमारे को सरकार की तरफ से भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मिलेगा। अदरवाइज़ हमारे पास भी करीब
14-15 पैरामेडिकल स्टाफ और 2 डॉक्टर्स हैं क्वालिफाइड, तो उनकी भी व्यवस्था यहाँ पे रहेगी जैसी जैसी ज़रूरत है। ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है सर? ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास 10 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, लेकिन हम लोग मेडिकली हमारे को अलाउड नहीं है कि हम सीधा ऑक्सीजन देना शुरू कर सकें। तो अगर गवर्नमेंट की टीम रहेगी तो हम ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो उनको पेशेंट को दे सकते हैं। सर डीएम साहब ने या सीएमओ साहब ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो सारी सुविधाएं हम यहाँ पे, सुविधाएं मतलब स्टाफ की और एडवाइस की जो भी सुविधा होगी वो हमें देंगे। बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी व्यवस्थाएं वो हम अपने खर्चे पर करेंगे और एकम्स के फंड से ही करेंगे। जो कोविड के गंभीर पेशेंट हैं उनको छोड़कर बाकी सबको यहाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। कोविड के गंभीर पेशेंट यहाँ नहीं लिए जा सकते, नॉर्मल पेशेंट्स को यहाँ पे लिया जाएगा और उनकी पूरी केयर की जाएगी। 10-12 दिन के बाद जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वो अपने स्थान पर जा सकते। एक्यूम्स इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से एक बहुत अच्छा पहल अभी किया है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एक्सक्लूसिव एक कोविड केयर सेंटर आज उद्घाटन किया गया है। इसमें अभी वर्तमान में 120 पीपल यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है। ये जो है पर्याप्त कैपेसिटी है, आवश्यकता पड़ने पर इसको 240 लोगों का रहने का भी जो है कैपेसिटी क्रिएट किया जा सकता है। ये काफ़ी हद तक यहाँ इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई वर्कर्स अगर संक्रमित पाए जाएंगे उनको त्वरित इलाज करने के लिए जो है इसी इंडस्ट्रियल एरिया में ही बहुत सराहनीय कदम है। एरिया में ज़रूर है मगर एट द सेम टाइम ये आइसोलेटेड भी है, थोड़ा एक्सक्लूसिव मतलब थोड़ा दूर रखा हुआ है, तो इसलिए जो है वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम संक्रमण की दृष्टि से भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये काफ़ी मददगार साबित रहेगा। तो क्या कर्मचारियों के लिए यूज कर सकते हैं जो स्थानीय जो और भी लोग हैं जो अभी संक्रमित हो रहे हैं उनको मिलाया जा सकता है? फिलहाल जो प्रेफरेंस और प्रायोरिटी इंडस्ट्रियल वर्कर्स को दिया जाएगा और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में ही रखा है, इनकेस अगर आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों को भी रखने का विचार करेंगे। मगर अन्य लोगों के लिए तो हमने ऑलरेडी 10,000 बेड्स का जो है यहाँ पे चिन्हीकरण किया हुआ है, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा आवश्यकता जनरली नहीं आना चाहिए। आने पर जो है विचार करेंगे। सुविधाएं किस तरह की यहाँ कोविड केयर सेंटर जनरली जो है एसिम्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टोमेटिक लोगों के लिए जो है क्रिएट किया जाता है और उसमें जनरली इस प्रकार का जो सामान्य जो पेशेंट्स हैं उनको रखते हैं, रख करके जो है उनका लगातार 10 दिन 14 दिन इस प्रकार का जो है मॉनिटर करते हैं। अगर वो ठीक हो जाते हैं तो फिर वो उनका डिस्चार्ज हो जाता है। बाकी जो खाना पीना सारा इंतजाम जो है इनके माध्यम से किया गया है। सर समय सीमा क्या रहेगी आपकी, मतलब कब तक चला जाएगा या लगातार जब तक इस तरीके के हालात रहेंगे? जनरली जो है अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, जो जितना केसेस आ रहे हैं उसमें इसका जो है हम ये उम्मीद करेंगे कि ये पूरा प्रयोग शायद कभी होगा ही नहीं करके हम उम्मीद करेंगे, मगर इनकेस आवश्यकता पड़ने पर उसको प्रयोग करेंगे। ये अवधि बहुत लंबा तो नहीं चलना चाहिए, बहुत जल्दी जो है ये नियंत्रण में आएगा करके हम उम्मीद करेंगे। रुड़की सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर गुम हो जाने से हड़कंप मच गया। ऑक्सीजन सिलेंडर गुम होने पर अस्पताल प्रबंधन में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि कई घंटे अस्पताल में तलाशने के बाद आखिरकार ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि अस्पताल की स्टाफ नर्स ऑक्सीजन के सिलेंडर को दूसरी जगह रखकर भूल गई थी, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में ऑक्सीजन मौजूद है जो कड़ी सुरक्षा में रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 40 बेड का वार्ड बनाया गया है। अभी तक 6 मरीज भर्ती हो चुके हैं जिनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। 2 मरीजों की स्थिति में काफी सुधार आया है। अगर उनकी स्थिति बेहतर रही तो कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि जहां हाल ही में वेंटिलेटर के मामले में सिविल अस्पताल प्रबंधन को काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी, जिसे मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी, वहीं अस्पताल प्रबंधन अब ऑक्सीजन को लेकर चर्चाओं में है। अपना ही कोटा पूरा हो जाए वही काफ़ी है और हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और इसीलिए हम लोगों ने अभी 40 बेड का हम लोगों ने अपना कोविड वार्ड शुरू कर दिया है और जिसके अंदर कल हम लोगों ने 6 मरीज भर्ती किए थे और 2 मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद हम लोगों ने शिफ्ट भी कराया है। तो हमारा काम सही चल रहा है और जो 6 मरीज कल हमने भर्ती किए थे वो आज बिल्कुल स्वस्थ भी हैं और अगर ठीक ठाक रहे तो कल हम छुट्टी करने की कंडीशन में भी आ जाएंगे। सिलेंडर चोरी नहीं हुआ है। एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नहीं मिल रहा है, जो स्टाफ ने बताया है वो ढूंढ रहे हैं। शायद जो कल हमने पेशेंट शिफ्ट कराए हैं उनमें तो अगर लग के गया है तो शाम तक मिल जाएगा वो हमको। सिलेंडर हम लोगों ने बिल्कुल सुरक्षित रखे हैं क्योंकि इस टाइम आपको पता ही जिस तरीके से लोगों ने सिलेंडर भी चोरी कर रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है,
तो हमने सारे सिलेंडर अपने ताले में रख रखे हैं और पुलिस को भी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि थोड़ा हमें सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाए। नहीं, हमने कभी किसी को प्राइवेट में सिलेंडर किसी को नहीं दिए हैं, ना कि मरीजों को घर पे हम नहीं दे सकते हैं, तो ये सरकारी सिलेंडर है और सरकारी और केवल जो मरीज यहाँ पर भर्ती होंगे उन्हीं के उपयोग में लाए जाएंगे। किसी को हमने कोई सिलेंडर आज तक किसी को भी नहीं दिया है। आपको बता दें, मामला बहादुराबाद क्षेत्र का है, जहां राज्य सरकार की तरफ से 3 मई तक का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से आवश्यक चीजों की दुकानों के लिए खोलने की परमिशन दी गई। साथ ही साथ यह भी बता दें कि बाजार बंदी को लेकर संजीव चौधरी व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आधी अधूरी तैयारी कर संपूर्ण लॉकडाउन लगाकर व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। आधी अधूरी तैयारियों के साथ सरकार लॉकडाउन लगा रही है। केवल चंद दुकानों को छोड़कर सारा बाजार 4 बजे तक खुलेगा। सारी इंडस्ट्रियां खुली हैं, शराब के ठेके खुले हैं। तमाम सुबह से देखिए लगातार पूरे क्षेत्र में आवाजाही पूरी बरकरार है। हजारों लोग जब सिडकुल में जाएंगे, हजारों लोग जब उद्योगों में काम करने जाएंगे, तो किस प्रकार का लॉकडाउन सरकार कर रही है? केवल बदले की भावना से कुछ व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। यदि सरकार की मंशा ठीक है, सरकार वास्तव में इसका कुछ निर्णय करना चाहती है, तो पूर्ण लॉकडाउन करे, पूरी तरह क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया जाए, तमाम तरह की दुकानें बंद की जाए, तमाम बाजार बंद किए जाए, सबसे पहले तमाम फैक्ट्रियां बंद की जाए। बाजारों से जितना नहीं फैलता है उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा फैलने का यदि कोई कारण यहाँ है तो वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रियां खुली होने के चलते लॉकडाउन कभी सफल नहीं हो सकता। सरकार इसको पूर्ण लॉकडाउन करे, फैक्ट्रियां बंद करें और व्यापारियों की, मजदूरों की, गरीबों की मदद करे, आर्थिक मदद करे, उनको सहायता पहुंचाए। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।